हेलो CSET स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? होप सो कि आप लोग सब घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 दैट इज ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चालू किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने उस पर पढ़ ली है। ठीक है, तो आज जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई क्योंकि आज हम लोग चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आज हमारा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का लास्ट लेक्चर है। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का और हम लोग चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचता है, दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी। गॉट इट गाइस? चलिए, तो शुरू किया जाए, प्रारंभ किया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, शुरू में थोड़ी सी बेसिक पहले हिस्ट्री पढ़ा, कैपिटल मार्केट का बेसिक बातें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया कैपिटल इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने के बारे में। ठीक है, पहले हम लोगों ने कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री देखी, उसके बारे में बेसिक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने शुरू किया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पढ़ना। फिर हमने इक्विटी शेयर का मीनिंग देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके टाइप्स देखे। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, उसके मीनिंग देखे, फीचर्स देखा और टाइप्स देखे। गॉट इट? तो और थोड़ा सा क्लियर होने के लिए मेरे पास एक कंपैरेटिव स्टडी है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, ये देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं डिबेंचर की ओर। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। पेंसिल। ओके, किसके बीच में डिफरेंशिएशन हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का कैसा रहता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है। इक्विटी शेयर का डिविडेंड कैसा रहता है? मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिट। जिस हिसाब से प्रॉफिट बचेगा उस हिसाब से क्या होगा बेटा, प्रॉफिट इनको मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रॉफिट का रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रॉफिट का रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या रहता है? फिक्स रहता है। फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट रहता है। और इक्विटी शेयर में ये प्रॉफिट फिक्स नहीं रहता, जितना होगा उस हिसाब से मिलेगा, जितना बचेगा उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अरियर्स ऑफ डिविडेंड get accumulated for cumulative preference shares, no accumulation। accumulation मतलब क्या? अगर आपका प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपको वो साल के लिए भी प्रॉफिट मिलेगा जिस साल बटा नहीं था ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव जैसा कुछ है ही नहीं। जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल डिविडेंड मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। और जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का डिविडेंड आप आने वाले सालों में भी क्लेम नहीं कर सकते। प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिला तो भूल जाओ, हो गया, आप कुछ नहीं मिलने वाला, खत्म कहानी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आप जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है फॉर द ईयर इन विच वी आर हैविंग द इनसफिशिएंट profit, so you can claim that cumulative profit in the year when you are having the sufficient profit। समझ में आया? तो प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रॉफिट अक्यूमुलेट हो सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में प्रॉफिट अक्यूमुलेट नहीं हो सकता। समझ में आया? प्रेफरेंशियल राइट, यस, प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास रहता है, क्योंकि उनको प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी पेमेंट के पहले, डिविडेंड के पहले, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रिटर्न ऑन कैपिटल के लिए, हर चीज के लिए उनको क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर की तो यहाँ पे कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, इनको सबसे आखिरी में गिना जाता है क्योंकि ये ओनर है, ये सबसे लास्ट में खड़े होते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट्स होते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब जो क्या होता है, जो सबसे आखिरी में खड़े होते हैं पेमेंट लेने के लिए। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करूं तो भैया ये तो पहले ही खड़े होते हैं, पहले हमको दे दो, इक्विटी वाले अपना देखते बैठे। तो इक्विटी के पहले मुझे क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस। मैं कौन हूं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। गॉट इट? फिर वाइंडिंग अप के समय प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कब मिलेगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद। अगर राजू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और सोनू इक्विटी शेयर होल्डर है तो पहले राजू को पे किया जाएगा फिर सोनू को किया जाएगा। समझ में आया क्या? वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, क्योंकि वो क्या कर रहे थे जो उनको वोटिंग राइट देंगे?
ना कोई रिस्क ले रहे ना कुछ ले रहे, फिक्स प्रॉफिट उठा रहे, अपने आप को सेफ रख रहे, तो किस बात की वोटिंग राइट? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, क्योंकि वो अपना खून पसीना लगा रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो बेचारा हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, प्रॉफिट बचेगा तो दे देना, वाइंडिंग अप में मैं सबसे आखिरी, सब कुछ तो वही कर रहा है, तो उसको क्या वोटिंग राइट भी नहीं दूं? ओनर है ना वो, वोटिंग राइट तो उसको मिलेगा। फिर राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर के पास राइट नहीं रहता कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट रहता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। और ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं इनके डिफरेंशिएट के लिए, लेकिन हम लोगों ने कुछ जो बेसिक बातें वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंस में देख ली। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं मैम? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका डिबेंचर्स। ये डिबेंचर शुरू करने से पहले मेरे को आप लोगों को एक बात बतानी है। देखो जो कैपिटल होता है ना, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका कैपिटल होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो। एक होता है ओन्ड कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। ठीक है, अब ओन्ड कैपिटल मतलब क्या? खुद का पैसा, खुद का पैसा। और ये ओन्ड कैपिटल आप दो तरीके से ला सकते हो, या तो इक्विटी शेयर इशू करके या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके। लेकिन जब मैं बोरोड कैपिटल की बात करती हूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैं लोगों से पैसा क्या ले सकती हूँ? उधार ले सकती हूँ। ओन्ड कैपिटल मतलब क्या? ऐसा कैपिटल जो आपने लगवाया जिसके बदले में आपने ओनरशिप दी। ये कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके बदले में आपको ओनरशिप मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल। खुद के जेब से पैसा लगाया और ओनर बना, ओन्ड कैपिटल। और जब लोगों से उधार लेती हूँ, उधार लेके बिजनेस में पैसा लगाती हूँ, तो वो होता है बोरोड कैपिटल। अब वो डिपेंड करता है कि बिजनेस को ओन कैपिटल चाहिए कि बोरोड कैपिटल चाहिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोचना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल रेस करूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रेस करूं कि मिड टर्म कैपिटल रेस करूं, रिक्वायरमेंट कैसा है भैया, मेरे को कितने समय के लिए पैसा चाहिए, मेरे कंपनी के हालात क्या है, सिचुएशन क्या, उस हिसाब से कंपनी क्या करती है? मार्केट से पैसा उठाती है। और दो तरीके से उठा सकती है, या तो ओन कैपिटल या तो बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब उधारी का पैसा, यहाँ पे कोई ओनरशिप जाने वाली नहीं है। तो मैम आप हमको ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि जो डिबेंचर है ना वो बोरोड कैपिटल का पार्ट है। जो डिबेंचर है ना वो बोरोड कैपिटल का पार्ट है। और भी बहुत सारी चीजें बोरोड कैपिटल का पार्ट होती है, लेकिन हम अभी उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए क्या है? रिलेवेंट है। बाकी की फालतू की बातें हम लोगों को अभी पढ़ना है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है ये कंसेप्ट, बताने जाऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएंगी। लेकिन हमको कौन सी स्टडी करनी है? हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, हमको डोंकी स्टडी करनी है क्या? नहीं। समझ में आया? तो इक्विटी और प्रेफरेंस कौन सी कैटेगरी का कैपिटल है बेटा? ओन्ड कैपिटल, खुद की जेब का पैसा, ओनरशिप मिल रहा है। थोड़े बहुत फीचर्स डिफर करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस के, लेकिन है वो ओन्ड कैपिटल। और जब मैं बोरोड कैपिटल की बात करूं मतलब उधारी का पैसा, किसी से मांग के पैसा ला रही हूं, उधारी लिया है ना, लौटा दूंगी, रुक जा, ज्यादा बातें मत कर, उधारी है ना, ओनरशिप दूंगी क्या उधारी के पैसे में? नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? बोरोड कैपिटल। और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। यानी यहां से ही क्लेरिफाई क्या होता है कि डिबेंचर एक उधार है, डिबेंचर एक उधार है जो कंपनी ने पब्लिक से लिया है, जो कल चल के कंपनी को, पब्लिक को क्या करना है? वापस करना। और ये भी कैसा कैपिटल है बेटा? लॉन्ग टर्म। ये दोनों कैसे कैपिटल? लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कैसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। समझ में आया? चलिए अब कुछ बातें डिबेंचर से रिलेटेड शॉर्ट में पहले बता दूंगी, फिर रीडिंग करेंगे। चलिए क्या होता है डिबेंचर? क्या, सबसे पहली बात तो पढ़ लिया कि डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, उधारी, उधारी ली है आपने किसी से, उसके बदले में आपने उसको क्या दिया है? रिसिप्ट दिया है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट आपने उसको दिया, उसके बदले में आपने उससे क्या लिया? पैसे लिया। आपकी जैसे शेयर्स इशू होते हैं ना, वैसे ही डिबेंचर इशू होते हैं। तो मैंने पब्लिक को क्या इशू किया? डिबेंचर इशू किया, उनको एक रिसिप्ट दी, उनको एक क्या दी? रिसिप्ट दी, और उसके
बदले में उनने मुझे क्या दिए, पैसे दिए। तो मैम ऐसे फुकट में लोग किसी को भी कंपनी को जाके पैसे दे देते क्या, रिसिप्ट के बदले में, कागज के टुकड़े के बदले में क्या कंपनी को लोग जाके पैसे दे देते क्या कि हाँ तू मेरे को रिसिप्ट दे दे मैं तेरे को पैसा देता। तो मैम ये ऐसा चलता है क्या? अरे नहीं, सिर्फ रिसिप्ट और पैसे की बात नहीं है। कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किए हैं और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी के तौर पे उनको रिसिप्ट दी है, तो उसके अलावा उस पैसे के ऊपर कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को रिटर्न भी देती है, इंटरेस्ट देती है। जैसे सपोज की बात है, मैंने डिबेंचर इशू किया। अब ये तो इंटेंजिबल एसेट है ना, दिखती नहीं है लेकिन बिकती है, दिखती नहीं है लेकिन बिकती है। मैंने पब्लिक को क्या इशू किया, डिबेंचर। कंपनी ने मुझे क्या दिए, पैसे। कंपनी क्या बोलेगी, अरे प्रूफ तो दे, क्या प्रूफ है कि मैंने तेरे को पैसे दिए और तूने मेरे से लिए। तो कंपनी उनको क्या देती है, उनको देती है रिसिप्ट, ये रखो रिसिप्ट, इतने पैसे आपने हमको दिए हैं, उसके बदले में हमने आपको इतने डिबेंचर दी, बराबर। लेकिन अब जब पब्लिक आपके कंपनी में डिबेंचर के तौर पे पैसा लगा रही है तो कुछ तो कंपनी को मिलना चाहिए ना। तो कंपनी को पता है क्या, सॉरी, कुछ तो पब्लिक को मिलना चाहिए ना। तो पब्लिक को पता है क्या मिलता है, पब्लिक को मिलता है ब्याज, पब्लिक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट मिलता है बेटा, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अपन शेयर होल्डर को क्या दे रहे थे इन रिटर्न, डिविडेंड, तो वैसे ही यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट पे। फिक्स रेट पे डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। मैम इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं, अभी तो जिससे पैसा उधार लेते ना उसको ब्याज ही देते। तो मैंने डिबेंचर होल्डर से पैसा उधार लिया है, तो उनने जो पैसा मेरे ऊपर लगाया है उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आया? और इन लोगों के पास नो वोटिंग राइट्स, इन लोगों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, इन लोगों को नो ओनरशिप, कोई ओनरशिप नहीं मिलती। हाँ, लेकिन इन लोगों को क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलती है, सिक्योरिटी, सिक्योर्ड रहते हैं, सिक्योरिटी मिलती है इन लोगों को कि कल चल के अगर कंपनी लॉस में गई तो हमारी ये सारी एसेट बेच के हम आपको लोगों को पैसा दे देंगे, ये इनकी क्या रहती है, सिक्योरिटी रहती है। और ये लॉन्ग टर्म नहीं रहते, ये कैसे रहते हैं, रिडीमेबल नेचर के रहते हैं। कैसे नेचर के रहते हैं, रिडीमेबल नेचर के रहते हैं। समझ में आया क्या? ड्यूरेशन रहता है इनका, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बोरोड कैपिटल है, नो वोटिंग राइट्स, नो ओनरशिप, सिक्योरिटी मिलेगी, और कैपिटल कौन सा है, बोरोड कैपिटल। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर। क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। ये कुछ बेसिक बात है जो डिबेंचर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताई। चलिए अब इसका नोट्स के जरिए मीनिंग देखते हैं। A company may raise long-term finance through public borrowing. पब्लिक से पैसा उधार लेके भी कंपनी अपने कंपनी में क्या कर सकती है, फाइनेंस को रेज कर सकती है। यानी ओन्ड कैपिटल के अलावा, इक्विटी और प्रेफरेंस के अलावा अगर कंपनी को फाइनेंस रेज करना है तो एक और तरीका है फाइनेंस रेज करने का, वो है बोरोइंग। और बोरोइंग का पार्ट क्या है, डिबेंचर। यानी डिबेंचर के जरिए भी कंपनी पैसा रेज कर सकती है। क्या बोला मैंने, इक्विटी और प्रेफरेंस से अगर नहीं करना है, ओन्ड कैपिटल से अगर पैसा रेज नहीं करना है, तो बोरोड कैपिटल से भी कंपनी क्या कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर। These loans are raised by the issue of debenture। और ये मैं किसकी मदद से रेज करती हूँ बेटा, डिबेंचर इशू करके। पब्लिक को डिबेंचर इशू करती हूँ, पब्लिक से पैसा लेती हूँ और उसके बदले में पब्लिक को क्या देती हूँ, इंटरेस्ट, ब्याज। A debenture is a document under the company's seal which provides for the payment of principal sum and interest thereon at a regular interval, which is usually secured by fixed or floating charge on a company's property or undertaking and which acknowledge a loan of the company। मैं कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं, ये क्या है, डिबेंचर मतलब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, पैसा लेती है, उसके अगेंस्ट में कंपनी उनको क्या देती है बेटा, इंटरेस्ट देती है। और आफ्टर द मैच्योरिटी, जब भी समय आ जाएगा उस समय पे प्रॉमिस करती है कि तेरे को तेरा पैसा मतलब
सूद समेत वापस दूंगी, मुद्दल प्लस ब्याज, मतलब देखो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो दूंगी, उस पे मैं तेरे को इंटरेस्ट भी दूंगी, और चिंता मत कर, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और साथ साथ सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी मतलब क्या कि भैया अगर कल चल के कंपनी लॉस में जाती है तो ये असेट मैंने तेरे लिए एज अ सिक्योरिटी रखी है कि कल चले अगर कंपनी लॉस में और मेरे पास अगर तेरे को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है तो ये असेट को बेचकर मैं तेरे को तेरे पैसे दे दूंगा। जैसे अब तुम डिबेंचर खरीदने आए, तुमने मेरे को पूछा भैया हमारी सिक्योरिटी क्या है, तो मैंने बोला भैया भंडारा का जो पूरा असेट है वो तुम्हारी क्या है, सिक्योरिटी है, या नागपुर की औरंगाबाद की जितनी भी पूरी असेट है वो तुम्हारी क्या है, सिक्योरिटी है। कल चल के अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है या वाइंडिंग अप होता है, जो कुछ भी होता है, और तुमको पैसे देने की बारी अगर आई और हमारे पास पैसे नहीं है तो ये असेट को बेच के हम तुमको क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी देना। समझ में आया क्या? समझा? समझा एवरीवन? ये उसका क्या था, मीनिंग था। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट where the company raises the loan from the public in return of interest with floating or fixed charge on companies on the property of company undertaking which acknowledge a loan for the company। यानी कंपनी पब्लिक से लोन लेती है पैसा रेज करने के लिए, उसके बदले में उसको डिबेंचर देती है, और क्या देती है, जो भी पैसा उसने लिया उसके बदले में उसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है ऑन फिक्स रेट, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है ऑन फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज। समझ में आया क्या? अ डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर, यस ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे भी ये वाली बात लिख सकते हैं हम लोग कि जो डिबेंचर होल्डर होता है वो ओनर नहीं होता, वो क्या कहलाता है बेटा, क्रेडिटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेडिटर, क्योंकि उसने उधार दिया है बेटा हमको, उसने ओनरशिप नहीं ली है, उसने हमको पैसा उधार दिया, उधारी पे। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, ये खुद के बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, मैं पैसे तुमको उधार दे रहा हूँ। तो जो लोग उधारी देते हैं वो कभी ओनर नहीं कहलाते। तो डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिबेंचर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया जाता है, पे किया जाता है। तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ब्याज पे करना ही पड़ेगा। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। यस, द डिबेंचर्स आर जनरली गिवन अ फ्लोटिंग चार्ज, given a floating charge over the assets of the company. When the debentures are secured, they are paid on priority in comparison to all creditors। अब आप लोग मेरे को पूछोगे मैम ऊपर भी फ्लोटिंग चार्ज यूज हुआ था, फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज यहाँ पे भी यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक मतलब है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो क्या होता है, जब आप एक किसी स्पेसिफिक असेट को सिक्योर करते हो फॉर डिबेंचर्स, क्या बोला मैंने, जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक असेट्स के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करते हो फॉर डिबेंचर्स, चार्ज क्रिएट करते हो, मतलब वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर असेट के ऊपर डिबेंचर का चार्ज है, तो इसको क्या बोला जाता है, फिक्स चार्ज। इसको क्या बोला जाता है, फिक्स चार्ज। जब आप असेट को स्पेसिफाई कर देते हो, सिक्योरिटी को स्पेसिफाई कर देते हो, पर्टिकुलरली बता देते हो कि ये पर्टिकुलर असेट पे डिबेंचर का चार्ज है, तो जब तक आप डिबेंचर का लोन वापस नहीं कर देते तब तक आप वो प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी वो असेट के ऊपर किसका चार्ज है बेटा, डिबेंचर होल्डर का चार्ज है। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर असेट्स जिसके ऊपर आपने डिबेंचर चार्ज क्रिएट करके रखा है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर क्रिएट करके रखा है, वो असेट को आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप डिबेंचर का पूरा पैसा लौटा नहीं देते। इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि अभी तक आपने कोई पर्टिकुलर असेट स्पेसिफाई नहीं करी, आपने बोला है कि भैया हाँ आपकी सिक्योरिटी है, लेकिन आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक असेट को स्पेसिफाई नहीं किया है, जिसको आप अभी यूज भी कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये आपका कैसा बेटा, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो गया, जहां पे आपने असेट्स को स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं किया। समझ में आया? तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज। जब आपने असेट्स नहीं बताए स्पेसिफिकली तो वो हो गया आपका फ्लोटिंग चार्ज, और जब आपने असेट्स बता दिए तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज।
तो बेसिकली कंपनी एज अ सिक्योरिटी क्या रखती है बेटा, फ्लोटिंग चार्ज रखती है अगेंस्ट द डिबेंचर। मतलब डिबेंचर को सिक्योरिटी के तौर पे क्या मिलता है बेटा, फ्लोटिंग चार्ज मिलता है ऑन असेट्स। समझ में आया। और बाकी सारे क्रेडिटर्स के कंपैरिजन में डिबेंचर्स आर ऑन प्रायोरिटी टू पे। जब आपको जो प्रॉफिट होता है और जब आप बांटना शुरू करते हो तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे करना और बाकी सारे बाद में। समझ में आया क्या, समझा। चलिए उसके बाद हम लोगों को ये कुछ फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स भी हैं, वैसे तो हमने देख लिए हैं लेकिन एक बार और देख लो। बोरोड फंड्स बोला गया है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट है नहीं है मायने नहीं रखता, सिक्योरिटी सिक्योर्ड रहते हैं, दे बताया ना, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज। फिर रिडेम्पशन, यस आफ्टर अ मैच्योरिटी इनका क्या हो जाता है, रिडेम्पशन हो जाता है। फिर नो वोटिंग राइट्स, ओनर थोड़ी ना है, क्रेडिटर है, वोटिंग राइट्स मिलेगा नहीं। इन लोगों के लिए कौन अपॉइंट होता है, ट्रस्टी अपॉइंट होता है, जिसको बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्टी। ये सारे डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ में एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है डिबेंचर ट्रस्टी, जो सारी चीजों को क्या करता है, देखता है, अंडरटेक करता है। कन्वर्टेबिलिटी, यस डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पार्शियली और होली। समझ में आया क्या। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के डिबेंचर कंपनी ने इशू किए, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आया, समझा क्या। ये क्या थे आपके फीचर्स, समझा। अब हमको क्या पढ़ना है, वन बाय वन क्या पढ़ना है, टाइप्स। और बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है आपको पता है, 8। बताती हूँ कैसे, एक मिनट रुक जाओ। देखो अब ये दो दो की जोड़ी है, वो दो दो की जोड़ी पे आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक होंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक होंगे बेयरर डिबेंचर्स। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, एक आते हैं सिक्योर्ड, एक आते हैं अनसिक्योर्ड। फिर एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशंस, एक आता है रिडीमेबल, एक आता है इरिडीमेबल, अपोजिट रहेंगे, दो दो की जोड़ी, ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, तो एक आएगा कन्वर्टेबल, एक आएगा नॉन कन्वर्टेबल। इस तरीके से आपके क्या है बेटा, ये कितने डिवेंचर्स हो गए आपके, 8 डिवेंचर्स हो गए। समझा आप लोगों को, ओके। सो वन बाय वन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सिक्योर्ड डिवेंचर। सबसे पहले क्या आता है आपका सिक्योर्ड डिवेंचर, नाम से ही समझ में आना है ना बे, ऐसे डिवेंचर जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी है, जिसके अगेंस्ट में फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हुआ है। These are the debentures that are secured against assets of the company। मतलब जब मैंने ये डिबेंचर इशू किए थे तो मैंने उन लोगों को पता है क्या बोला था, एक चिंता मत करना, तुम लोगों को डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, तुमसे पैसा ले रहा हूँ, और ये रही तुम्हारी असेट जो मैंने अलग से करके रखी है, इसके ऊपर तुम्हारा चार्ज है, ये असेट एज ए सिक्योरिटी मैंने तुम्हारे लिए रख रखी है। कल चल के अगर मेरे हालात खराब हो गए और मैं पैसे नहीं दे पाया तो ये असेट को बेच के मैं तुमको पैसा दूंगा। समझ में आया क्या। तो उससे भी डिबेंचर होल्डर को सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा एक इनकी असेट के ऊपर क्या है बेटा, हक है, कल चल के इनने कुछ भी आड़ा तिरछा किया तो वो असेट को बेच के अपन अपना पैसा रिकवर करवा लेंगे। अरे जैसे बैंक नहीं करती क्या, बैंक अगर हमको लोन देती है तो क्या रखवाती है, सिक्योरिटी रखवाती है कि कल चल के कुछ भी हुआ तो सिक्योरिटी को बेच के पैसा ले लेंगे, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। दिस मीन्स अ चार्ज इज क्रिएटेड on such an asset in case of default in repayment of such debenture। इसलिए यहाँ पे असेट्स के ऊपर किसका चार्ज क्रिएट होता है, डिबेंचर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज क्रिएट होता है कि कल चल के अगर आपने पेमेंट में घपला किया तो तेरी असेट को बेच के अपना पैसा रिकवर करवा लूंगा। समझ में आया क्या। सो इन दिस केस कंपनी does not have enough funds to repay such debentures, the said asset will be sold to pay such loan। अगर इन केस आपके पास पैसे नहीं है डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए तो आपकी चार्ज वाली असेट को बेच करके पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। दिस चार्ज में बी फिक्स्ड, दैट इज स्पेसिफिक असेट्स, असेट्स आर फ्लोटिंग अगेंस्ट ऑल असेट्स ऑफ द फर्म। फिक्स चार्ज मतलब बता दिया है इतने के ऊपर ही तुम्हारा चार्ज है, यही बेच के पैसा रिकवर होगा। फ्लोटिंग मतलब क्या, अगेंस्ट ऑल असेट्स ऑफ द फर्म, सारी ही असेट्स जो है आपकी उन सबके ऊपर हमारा चार्ज है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया था, फ्लोटिंग है तो सबके ऊपर हमारा क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। आप भले ही यूज करो ना,
लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी कोई भी एसेट को बेच के मैं पैसा रिकवर करा लूंगी। फ्लोटिंग मतलब जहां पे मैंने एसेट को स्पेसिफाई नहीं किया है, फिक्स मतलब जहां पे मैंने एसेट को स्पेसिफाई कर दिया। अब फ्लोटिंग में मैंने एसेट को स्पेसिफाई नहीं किया है तो मतलब कोई भी एसेट को बेच सकती ना मैं, लेकिन फिक्स में जिस एसेट को मैंने स्पेसिफाई किया है उसी एसेट को बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है। समझ में आया? चलो देखो ये इतने तरीके के हैं, 8 तरीके के डिबेंचर, सिक्योर, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। समझा? चलो शुरू करें। फिर आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। These are not secured debentures by any charge against the asset of the company, neither fixed nor floating. Normally such kind of debentures are not issued by the companies in India. अभी अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब क्या, जिसके अगेंस्ट में हमने कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं है, ना फिक्स ना फ्लोटिंग, लेकिन बेसिकली पैसा उधारी का है, तो इस तरीके के डिबेंचर इशू किए ही नहीं जाते। पब्लिक इन्वेस्ट ही नहीं करेगी जब तक आप पब्लिक को कोई सिक्योरिटी का वो नहीं दिखाओगे कि हाँ भैया सिक्योरिटी है तो चिंता मत कर, तब तक पब्लिक आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। अगर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करोगे तो पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो अगर आपको पब्लिक से अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराना है तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर टाइप तो है लेकिन ये इशू नहीं होते। रिडीमेबल डिबेंचर्स, these debentures are payable at the expiry of their term। जैसे मैंने बोला 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए, मैं कंपनी हूं, मैंने बोला 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए, तो 5 साल बाद जब उसकी मैच्योरिटी आ गई, ड्यू डेट आ गई, एक्सपायरी आ गई, उस समय पे आपको पूरा अमाउंट रीपे करके डिबेंचर को फिनिश करना पड़ेगा। which means at the end of the specified period they are payable either at the lump sum or installment over a time period. Such debentures can be redeemable at par, premium or discount। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है मैं जैसे बताती हूँ। मैंने 100 रुपए में डिबेंचर इशू किए थे बेचते टाइम, तो जब 5 साल बाद रिडीम्पशन का समय आएगा तो मैं एट पार भी कर सकती हूँ, एट डिस्काउंट भी कर सकती हूँ और एट प्रीमियम भी कर सकती हूँ। अब पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू पे इशू किया उसी वैल्यू पे अगर रिडीम कर रही हो तो उसको बोलते हैं पार। क्या बोला मैंने, जिस वैल्यू पे इशू किया, 100 पे इशू किया था, 100 पे ही रिडीम किया तो उसको क्या बोलते हैं, एट पार। जिस वैल्यू पे इशू किया था उससे कम पे अगर रिडीम किया तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और जिस वैल्यू पे इशू किया था उससे ज्यादा पे अगर रिडीम किया तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम। समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? इसको बोलते हैं रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। समझा? इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, सच डिबेंचर्स आर परपेचुअल इन नेचर, लॉन्ग लाइफ, जिसका कोई अंत ही नहीं। देयर इज नो फिक्स डेट एट विच दे बिकम पेबल। इसका कोई ड्यूरेशन ही नहीं रखा है हमने, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं रखी, लॉन्ग टर्म है ये, लॉन्ग टर्म। They are redeemable when the company goes into liquidation process। तो जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी उस समय पे ये क्या होते हैं बेटा, रिडीमेबल होते हैं। और दे कैन बी रिडीमेबल आफ्टर एन अनस्पेसिफाइड लॉन्ग टाइम इंटरवल, और या फिर कंपनी को जब ठीक लगता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वो क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। समझ में? इसलिए तो डिबेंचर्स को भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है क्योंकि इरिडीमेबल उसका एक क्या है, टाइप है। समझ में आया? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या, जो पूरी तरीके से इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाएंगे बेटा, कन्वर्ट हो जाएंगे। द शेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर। सो if he wishes, then after a specified time interval all his shares will be converted into equity share and become a shareholder। तो अब वो क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर के शूज में से निकल के इक्विटी शेयर होल्डर के शूज में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। और जितनी भी चीजें इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय करता है, जो भी राइट्स बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, अब वो सारी चीजें इसको भी मिलने लगेगी क्योंकि अब ये भी इक्विटी शेयर होल्डर बन चुका है। तो on the will of the debenture holder, if we want to convert all his equity shares, all his debentures into equity shares, he can convert all his debentures into equity share, and now
he will become a equity shareholder from a debenture holder. Got it? Okay. पार्शियली मतलब क्या, आधे कन्वर्ट करने हैं आधे नहीं करने. व्हाट डिड आई से, आधे कन्वर्ट करने हैं आधे नहीं करने. जैसे मेरे पास अगर 100 डिबेंचर्स हैं तो मैं 50 इक्विटी में कन्वर्ट करूंगी और 50 एज इट इज डिबेंचर रहने दूंगी. तो मैं कंपनी की डिबेंचर होल्डर भी रहूंगी और मैं कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर भी रहूंगी, दोनों ही राइट्स एंजॉय करूंगी. नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या, ये ऐसे डिबेंचर्स है जिनको आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैच्योरिटी पे ये रिडीम हो जाएंगे और इसका पेमेंट आपको मिल जाएगा और कंपनी आपको टाटा बाय बाय कर देगी. समझ में आया? एंड द लास्ट टू टाइप्स वर बेयरर डिबेंचर्स एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ये वहां पे नहीं दिया हुआ था चार्ट में, लेकिन ये भी एक टाइप है. समझ में आया? So bearer debentures are those which are payable to the bearer thereof. These can be transferred merely by delivery. Interest is paid to the person who produces the interest coupon attached to such debentures. Actually क्या होता है, दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, या तो बेयरर या तो रजिस्टर्ड. बेयरर डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ मेयर हैंड डिलीवरी से भी आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो. जैसे सोनू मोनू को, अगर सोनू के पास बेयरर डिबेंचर है और सोनू चाहता है कि ये डिबेंचर मैं मोनू को ट्रांसफर कर दूं, तो जस्ट बाय द हैंड डिलीवरी, बाय राइटिंग द नेम ऑन द बैक, यू कैन ट्रांसफर दिस बेयरर डिबेंचर. और उसके साथ आपको कूपन्स अटैच मिलते हैं इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए. तो जिसके हाथ में ये डिबेंचर होगा, जिसके हाथ में ये कूपन होगा, उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा. So just with the help of mere hand delivery, you can transfer this bearer debenture and you will be able to get the interest with the help of coupon. तो आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि बेयरर डिबेंचर को अगर इंटरेस्ट लेना, बेयरर डिबेंचर होल्डर को अगर इंटरेस्ट लेना है तो कैसे लेगा, तो जिसके हाथ में कूपन है वो क्या करेगा, जाके इंटरेस्ट ले लेगा. जिसके हाथ में बेटा वो डिबेंचर डीड है, जिसके हाथ में है ट्रांसफर डीड, उसी के हाथ में कूपन रहेंगे ना, उसी के हाथ में रहेंगे कूपन, तो वो क्या कर लेगा, जाके उस कूपन से इंटरेस्ट लेगा. आप मेरे को पूछोगे कि मैम कंपनी के पास तो नाम रजिस्टर्ड सोनू का है और सोनू ने दे दिया मोनू को, तो अब कंपनी इंटरेस्ट किसको पे करेगी. तो उसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया कि भैया जिसके पास में कूपन रहेंगे ना, उसको कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी. अब सोनू ने अपने डिबेंचर किसको दे दिए, मोनू को दे दिए. दैट मीन्स मोनू के पास क्या आ गया, कूपन आ गए, क्योंकि उसके पास अभी डिबेंचर्स है, तो वो उसको जो अटैच्ड कूपन मिले हैं, अब आगे से पूरे इंटरेस्ट किसको मिलेंगे, मोनू को मिलेंगे. अभी तक के जब तक बेचा नहीं था तब तक इंटरेस्ट किसको मिल रहे थे, सोनू को मिल रहे थे. लेकिन जैसे ही सोनू ने मोनू को बेच दिया तो अब सारे इंटरेस्ट किसको मिलेंगे, मोनू को मिलेंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, कूपन है. और बेयरर डिबेंचर का सिंपल शॉर्ट मीनिंग यही है कि जस्ट विद द हैंड डिलीवरी यू कैन ट्रांसफर इट. Got it? Got it? Next one. रजिस्टर्ड डिबेंचर. अब उसी का पूरा उल्टा. रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जहां पे आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड करे हो और आपका नाम रजिस्ट्रार और डिबेंचर्स में दिख रहा है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर डीड ओनली यू कैन डू द ट्रांसफर. लॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसे एकदम ऐसे दे के ट्रांसफर नहीं कर सकते. बेयरर वाले में क्या बोल रहे थे, ये जैसे आपका डिबेंचर, ये आपने मोनू को दे दिया, सोनू ने मोनू को दे दिया, ये डिबेंचर रख ले, हो गया ट्रांसफर बेयरर में. लेकिन रजिस्टर्ड में ऐसा नहीं होता. रजिस्टर्ड में आपका नाम रजिस्टर में होता है, बेयरर में आपका नाम रजिस्टर पे नहीं होता. रजिस्टर्ड में आपका नाम रजिस्टर में होता है, तो वो नाम हटाने के लिए, चेंज कराने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है. और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर डीड ओनली आप क्या कर सकते हो बेटा, रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकते हो. और जो रजिस्टर्ड होल्डर रहेगा, रजिस्टर्ड होल्डर जिसका नाम रजिस्टर पे दिख रहा है, उसी को इंटरेस्ट पे किया जाएगा. समझ में आया क्या, समझा? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिबेंचर्स. बस अब लास्ट 15 मिनट्स का हमारा लेक्चर बचा है. कुछ 2-3 बातें और देखनी है, वो देख के हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे गाइस. समझ में आया? चलिए अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट. अब हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स देख लिया, प्रेफरेंस शेयर्स देख लिया, डिबेंचर देख लिया, मतलब दोनों तरीके से देख लिया कि भैया ओन्ड कैपिटल भी क्या होता है और बोरोड कैपिटल भी क्या होता है.
ठीक है, कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है, इक्विटी भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस भी इशू करती है। तो वो पार्ट अभी हम लोगों ने वहां पे स्टॉप कर दिया है, सारे टाइप्स पढ़ के, फीचर, मीनिंग, सब कुछ पढ़ के। अब एक अलग लास्ट टॉपिक है हमारा, फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्टार्टअप्स। ठीक है, अब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स बनाई गई, बहुत सारे अलग अलग प्लान्स बनाए गए, इनिशिएटिव लिया गया बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और स्टार्टअप। सिंपल भाषा में अगर बोलना चाहूँ तो ये टॉपिक का मतलब ये है कि भैया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, उसमें से कुछ स्कीम्स हम लोगों को पढ़ना है। वापस से एक बार, स्मॉल एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत सारे स्कीम्स प्लान्स बनाए गए। अब वो कौन से स्कीम्स है, कौन से प्लान है, क्या है, वो हमको सारे यहाँ पे वन बाय वन देखने हैं और हमको देखने की कौन सी स्कीम कब आई, क्यों आई, उसका पर्पस क्या था, उसके लिए एलिजिबल कौन है, उसका क्राइटेरिया कौन है, वो सारी बातें हमको देखनी है। समझ में आया? सबसे पहला आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज व्हाट एसएमई। एसएमई को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए। बेसिकली यहाँ पे 4 इनिशिएटिव है, 4 स्कीम्स है, 4 प्रोग्राम्स है जो हम लोगों को पढ़ना है, जो कि गवर्नमेंट ने लिए फॉर प्रोवाइडिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 प्रोग्राम्स लॉन्च किए। कितने प्रोग्राम्स लॉन्च किए? 4। काय के लिए लॉन्च किए? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। One by one, there are various schemes launched by Ministry of Micro and Small Medium Enterprises (MSME) and Government of India for providing financial assistance to SME sector. However, in this section we would restrict our discussion to certain selected schemes only. वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है फॉर हेल्पिंग दी एमएसएमई सेक्टर्स, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ 2-3 ही पढ़नी है, बेसिकली 4 पढ़नी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली आती है आपकी सुरती। ठीक है, अ स्कीम ऑफ फंड रजिस्ट्रेशन, scheme of fund for regeneration of traditional industries, scheme of fund for regeneration of traditional industries, that is what surti, scheme of फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पता है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि हमको जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, डेवलप करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, सस्टेनेबिलिटी लानी है, उनको और इम्प्रूव करना है, उनको और एडवांस बनाना है, टेक्नोलॉजिकली, वर्किंगली, सस्टेनेबिलिटीली उनकी स्किल्स को और इम्प्रूव करना है। तो ताकि हम ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सके, इनको प्रमोट कर सके, तो हमने एक नई स्कीम लाई जिसका नाम था सुरती। तो सुरती का मेन ऑब्जेक्टिव था जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि सुरती वाज डेवलप्ड फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज and artisans into cluster to make them competitive and provide support for their long-term sustainability, sustained employment, to enhance marketability of products of such clusters, to equip traditional artisans for the associated clusters with the improved technical skills, make a provision of common facilities and improve tool and equipments and many more things। ये सब पूरी लाइनों का आगे जितना भी पढ़ोगे उसका मतलब क्या है कि भैया ये स्कीम के जरिए हम चाहते थे कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ग्रो करें, इंप्रूव करें, ताकि वो क्या कर सके बेटा, सस्टेन कर सके, बढ़ सके, लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सके, एम्प्लॉयमेंट बना रहे। और हम चाहते थे कि ये सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज प्रॉपरली टेक्नोलॉजिकली भी ग्रो करे, मार्केट में अपना प्रोडक्ट ग्रो कराए,
अपनी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, अपने इक्विपमेंट्स डेवलप करे, अपने स्किल्स डेवलप करे, जो भी गवर्नेंस सिस्टम है उसको फॉलो करे, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाए। समझ में आया क्या? और पूरी तरीके से अपनी इंडस्ट्री को क्या करे बेटा? रीजनरेट करे। समझ में आया क्या? समझा क्या? और शेयर होल्डर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो यहाँ पे हम चाहते थे कि जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्या होनी चाहिए? ग्रो होनी चाहिए, टेक्निकल एस्पेक्ट में, स्किल एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में, कंसिस्टेंसी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, सब कुछ हो। समझ में आया? अब मैम इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। The financial assistance provided for any specific project shall be subject to maximum of rupees 8 crores to support of soft, hard and thematic interventions. कुछ भी तरीके का आपको प्रोजेक्ट हो तो मैक्सिमम आपको 8 करोड़ का क्या मिलेगा? हेल्प मिलने वाला है। ये लिमिट याद रखनी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कितने करोड़ का हेल्प मिलने वाला है? 8 करोड़ का। अब ये चीज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ये स्कीम के अंडर कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये स्कीम के अंडर अप्लाई करने वाले लोग हैं एनजीओ, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फील्ड फंक्शनरीज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत राज, प्राइवेट सेक्टर फॉर्मिंग द क्लस्टर ऑफ स्पेसिफिक एसपीवी, corporate and corporate responsibility, foundation with expertise to undertake the cluster development. ये सारे लोग हैं जो ये स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं फॉर हैविंग दी फाइनेंस। समझा? नेक्स्ट स्कीम एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारी चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जाती है। यहाँ पे भी नाम में समझ में आ रहा है कि हम चाहते थे कि हम इनोवेशन को प्रमोट करें, रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। ये एस्पायर का क्या था? ऑब्जेक्टिव था। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, एस्पायर का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यस। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ओके। ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना चाहते थे। इनोवेटिव बिजनेस, then promote innovation for further strength and competitiveness of MSME in the world. Then nature of assistance, किस तरीके का असिस्टेंस मिला इनको? 80 livelihood business incubators to be set up by NSIC, KVIC or Coir board or any other institution agency on its own by any of the agency, scheme for the promotion of इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये स्कीम के अंडर हमने कितने 80 इंक्यूबेटर्स प्रमोट किए। कितने इंक्यूबेटर्स प्रमोट किए बेटा? 80। यस, तो हम लोग एस्पायर की बात कर रहे थे। बहुत ध्यान से 5 मिनट सुनना, आपको पूरी बातें एस्पायर के बारे में समझ में आ जाएगी। हम रीड कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है, वो पैराग्राफ क्या बोल रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है। 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है, NSIC कौन है, KVIC कौन है, ये कौन लोग हैं जिसने क्या किया। तो 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुना, आपको पूरा मतलब एस्पायर का समझ में आ जाएगा। एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो एस्पायर लाने के पीछे हमारे ना बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे कि हमको लोगों की स्किल प्रमोट करना है, हमको टेक्नोलॉजी प्रमोट करना है, हमको इनोवेशन प्रमोट करना है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इन दी मैनी मोर। तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ानी है। इसका देख भी रहे होंगे आप लोग, मेन पर्पस क्या था कि मैं जॉब क्रिएट करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करूँ, स्किल्स को प्रमोट करूँ, टेक्नोलॉजी प्रमोट करूँ, बहुत सारे इनोवेटिव स्टार्टअप प्रमोट करूँ। मैं चाहती थी कि लोग बहुत ज़्यादा इनोवेशन में ध्यान दें, एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दें। जितना ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब करने के लिए हमें गवर्नमेंट को कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अरे स्कीम तो बना दी, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए गए। ये इंक्यूबेटर्स का मतलब पता है क्या होता है? ये सेंटर्स का मतलब पता है क्या होता है? ये सेंटर्स, ये इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए
ताकि वो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, उनको एंटरप्रेन्योरशिप समझा सके, उनको बिजनेस क्राइटेरिया समझा सके, इनोवेशन कैसे करते हैं, इन्वेंशन कैसे करते हैं, उनकी स्किल डेवलप कर सके। तो ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए, आगे एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने एस्पायर स्कीम लाई। और वो एस्पायर स्कीम में 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स किसने सेटअप किए बेटा? एनएसआईसी ने सेटअप किए और केवीआईसी ने सेटअप किए। मैम एनएसआईसी कौन है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। एनएसआईसी कौन है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, आप भी लिख लीजिए। मैम केवीआईसी कौन है? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। कौन है बेटा? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये लोगों ने मिलके, जीओआई ने मिलके, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके, ये सारे एसोसिएशन कमीशन ने मिलके 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए, जो कि लोगों को प्रमोशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेशन के लिए और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जनरेट करने के लिए बनाए गए थे ये इंक्यूबेटर्स। ये इंक्यूबेटर्स के पीछे का मोटिव क्या था बेटा? ये इंक्यूबेटर्स के पीछे का मोटिव था प्रमोशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये इंक्यूबेटर्स एमएसएमई को हेल्प करेंगे प्रमोट करने के लिए। ये इंक्यूबेटर सेंटर्स बनाए गए। और जब अगर एनएसआईसी और केवीआईसी अगर इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो उन लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों को वन टाइम ग्रांट ऑफ 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा अदर देन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और अमाउंट ऑफ 100 लाख रुपीज विच एवर इज लेस विल बी प्रोवाइडेड। तो जब आप ये वाले इंक्यूबेटर्स बनाओगे, कौन से वाले? एनएसआईसी वाले, और मतलब एनएसआईसी और केवीआईसी के द्वारा जो इंक्यूबेटर्स बने जाएंगे, वो इंक्यूबेटर्स के लिए 100% ग्रांट फॉर प्लांट एंड मशीनरी विल बी प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 100 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द इंक्यूबेटर्स। अगर वो इंक्यूबेटर्स कौन, किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं बेटा? एनएसआईसी और केवीआईसी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उनको ये ग्रांट मिलेगी फॉर मेकिंग दैट इंक्यूबेटर्स। और अगर वही इंक्यूबेटर्स पीपी अंडर पीपीटी बन रहे, व्हाट इज पीपीपी? नॉट प्राची पहलीवाल, इट्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक और प्राइवेट मिलके पार्टनरशिप में अगर ये इंक्यूबेटर सेंटर्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वन टाइम ग्रांट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा अदर देन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 50 लाख रुपए विच एवर इज लेस। तो अगर सिर्फ गवर्नमेंट बना रही है इंक्यूबेटर तो 100% ग्रांट और 100 लाख रुपीस विच एवर इज अर्लियर। और अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में इंक्यूबेटर सेंटर्स बन रहे हैं तो उसमें 50% ऑफ कॉस्ट एंड प्लांट एंड मशीनरी और 50 लाख रुपीस विच एवर इज अर्लियर। गॉट इट? नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो बहुत ही इजी है, नाम ही एकदम इजी है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग organized regularly to nurture the talent of youth। important, किसके टैलेंट को नर्चर करने के लिए बनाया गया बेटा? यूथ के टैलेंट को नर्चर करने के लिए बनाया गया, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को लाने के लिए ईएसडीपी प्रोग्राम को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। Nurture the talent of youth by entitling them on various aspects of industrial activities required for setup of MSME। तो उन लोगों को सिखाया गया, उन लोगों को मोटिवेट किया गया, उन लोगों को बताया गया कि अगर आपको एक एमएसएमई डेवलप करना है, अगर आपको एक एमएसएमई लाना है, अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में घुसना है, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में घुसना है, तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, यूथ को समझाने के लिए ईएसडीपी प्रोग्राम लाया गया। EDP are generally conducted in IITs, polytechnics and other technical institutions where the skill is available to motivate them towards the self-employment। ये सारे इंस्टीट्यूशंस में ईडीपी को कंडक्ट किया जाता है ताकि उनको बताया जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेचर ऑफ असिस्टेंस, किस तरीके से इनको मदद मिलती है? 20% of total targeted of ESDP are conducted exclusively for weaker sections of the society, that is what SC, ST, women and PH, with a stipend of 500 per month। जो लोग इसके अंदर ट्रेनिंग लेते हैं उन लोगों को 500 रुपए पर महीना मिलता है, ठीक है।
per candidate under the promotional package for MSME. No fees is charged from the candidates under this program. तो जो भी लोग इस प्रोग्राम के अंडर सीख रहे हैं उनसे फीस चार्ज नहीं होती, उल्टा उनको स्टाइपेंड दिया जाता है 500 रुपए का. Who can apply? The programs are conducted by MSME DIS of ministry. Okay. Okay. Now last one for financial assistance of MSMEs. Schemes of National Small Industries Corporation NSIC. Schemes of National Small Industry Corporation as under. Single point registration. The government is the single largest buyer of variety of goods. Yes. With a view to increase the share of purchase from small scale sector, the government sector purchases was launched in 1956 and 55. NSIC registers micro small enterprises under a single point registration scheme for participation in government purchases. अब इन लोगों से हम ज्यादा से ज्यादा परचेज किया करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का क्या था, कहना था, ताकि ये लोगों को प्रमोट किया जाए. समझ में आया? And next and the last part of this chapter, financial assistance for startups. Yes, startups को भी तो financial assistance चाहिए ना, तो ये उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं. So there are numerous schemes launched by Government of India for financing startup. However, this section covers only 3 schemes. That is what the Venture Capital Assistance Scheme, Support for International Patent Protection in Electronics and Technological Information Technology Scheme, that is what SIP it, and Stand Up India for financing SC, ST और women entrepreneurs. तो 3 schemes के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. कौन सी बताओ? वेंचर कैपिटल, सिपिट एंड स्टार्टअप इंडिया. वन बाय वन. सबसे पहला कौन सा आता है? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम. So this scheme is run by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Venture capital assistance is a financial support in the form of an interest-free loan provided by SFAC to qualifying the projects to meet the shortfall in the capital requirement for the implementation. अब बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बेचारों के पास स्टार्टअप तो है, बिजनेस तो है, लेकिन पैसा नहीं है लगाने के लिए बिजनेस में. तो यहाँ पे ये जो स्कीम है, ये जो स्टार्टअप स्कीम है, ये वेंचर कैपिटल जो स्कीम है, ये लोग क्या करते हैं, ये वेंचर कैपिटल स्कीम के अंदर स्टार्टअप्स को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट में लगाने के लिए. कितनी बड़ी मदद हो गई, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर दी स्टार्टअप्स. सो वेंचर कैपिटल मतलब एक नया वेंचर है आपका, एक नया स्टार्टअप है, उसके लिए आपको अगर फाइनेंशियल शॉर्टफॉल है, कैपिटल शॉर्टफॉल है, तो ये स्कीम के अंडर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन. बेनिफिट्स क्या रहेंगे बेटा इसके, आपको बताओ. हेल्प्स इन असिस्टिंग एग्रीप्रेन्योर्स टू टेक देयर इन्वेस्टमेंट. यस, एग्रीप्रेन्योर्स मतलब एग्रीकल्चरल वालों को प्रमोशन मिल जाएगा कि वो अपना एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सके. प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ bankable detailed projects through project development facility. Yes. किसके लिए बेनिफिशियल है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. हु कैन अप्लाई? फार्मर, प्रोड्यूसर ग्रुप, पार्टनरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कंपनी, एग्रीप्रेन्योर्स, यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट जोन्स एंड एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स. ये सारे लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट स्कीम, नाम ही क्या है? सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मतलब भैया इसका ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? टेक्नोलॉजी के ऊपर है. दिस स्कीम इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऊपर वाली कौन मैनेज कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स. नीचे वाली कौन मैनेज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे this scheme provide financial support to MSME and technology startups units for international patent filing to encourage innovation and recognize the value of capabilities. मतलब टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो ग्रो कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जो इनोवेशन कर रहे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ये स्कीम और हेल्प आउट करेगी पेटेंट लेने के लिए. समझ में आया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर MSME. ठीक है, 2006. Okay, then after that applicant should be registered company under the Companies Act of Government of India and should fulfill the investment limits in plant and machinery. Got it? ये लोग eligible है ये स्कीम के अंडर.
Applicant should be registered STP unit and should fulfill the investment limits in plant and machinery defined under MSME. Got it? Then one second. Yes. Okay, one second guys, let me check. बस हो गया, 2 पॉइंट्स बचे हैं. Applicant should be technology incubation enterprise or a startup located in incubation center. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आपका स्टार्टअप होना चाहिए, ठीक है. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सब कुछ होना चाहिए, उससे रिलेटेड है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे. And should be fulfill the investment limit defined under MSME by Government of India from time to time, and they should have the proof of registration also and the balance sheet also. Then last one is Stand Up India for financing SC/ST और women entrepreneurs. Last वाली कैटेगरी आपकी Stand Up India for financing SC/ST and women entrepreneur. This scheme is managed by Small Industry Development Bank. SIDBI मैनेज करता है. पहली वाली को कौन कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स. दूसरे वाले को कौन कर रहा था बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी. तीसरे वाले को कौन कर रहा है? SIDBI. समझ में आया? ओके. सो दिस स्कीम फैसिलिटेट लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाबा, इसको याद रखो कि लिमिट क्या है. 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का लोन मिलेगा SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है. टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर और एटलीस्ट वन वुमेन पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज. अगर आप ऐसी कोई एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है. This enterprise may be in manufacturing services or the trading sector. In case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be by SC/ST और women entrepreneur. भले ही ये प्राइवेट इंडिविजुअल का भी है, लेकिन अगर वहां पे 51% शेयर अगर ये तीनों में से किसी एक का है तो भी आप ये स्कीम के अंडर एलिजिबल हो जाओगे. और ये रहा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर, लोन अंडर द स्कीम फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. और उसके बाद अगर आप नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है तो अगर 51% शेयर इन तीनों में से किसी का है तो आप एलिजिबल अंडर दिस स्कीम है, ठीक है. और वो बोरोवर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द बैंक. सो फाइनली गाइस वी हैव एंड अप विद द चैप्टर. बाप रे, थक गए मैम ये चैप्टर को पढ़ते पढ़ते. रहे मैं भी पढ़ा के थक गई, इतना बड़ा चैप्टर था. अब जो 5वां चैप्टर है बहुत इजी है, बहुत छोटा है. उसको भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक में पढ़ के खत्म कर देंगे. तो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म हो जाता है. फिर आप लोग जस्ट पढ़िए और MCQ की प्रैक्टिस करिए. कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए. सो हियर आई विल टेक अ लीव. टेक केयर guys, study well. If any doubts you can WhatsApp me and watch the lecture particularly. Bye guys, take care. Tada.